हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द फॉरेस्ट्री एग्जाम एकेडमी। देखिए, हमारा यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री का एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो गया है। ठीक है, अभी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो लास्ट टाइम हम सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। पर अब चलिए हम लोग दिसंबर यूजीसी नेट को टारगेट करेंगे। ओके, और कोशिश करेंगे कि जितने भी सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज कवर कर सके। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एकदम बेसिक से। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है जनरल फॉरेस्ट्री, उसका जो पहला पार्ट है हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री से भी इस बार शायद एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री में। ठीक है, तो अभी जो हम ये हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री करेंगे, दिस इज नॉट ओनली फॉर यूजीसी नेट। ये और भी जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम्स हैं, एसीएफ के एग्जाम्स होते हैं, आईसीएफआर के एग्जाम्स होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो जितने भी फॉरेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्स है ना, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जिनका अदर फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम है, तो आप भी इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपके भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो सब हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री में हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हम सबसे पहले वेदास से स्टार्ट करेंगे कि वेद जो पुराण हैं उनमें किस तरह से फॉरेस्ट्री को डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि द ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद, हमारा जो चारों वेद है उसमें भी फॉरेस्ट डिस्क्राइब फॉरेस्ट एज ए सेक्रेड इकोसिस्टम। फॉरेस्ट को एक सेक्रेड इकोसिस्टम डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, जो सपोर्ट कर रहा है किसको? बायोडाइवर्सिटी को, स्पिरिचुअलिटी को, लाइवलीहुड को और मेडिसिन को। ठीक है, फॉरेस्ट वे रिगार्डेड एज द एबॉर्ड ऑफ गॉड, सेजेस, वाइल्ड लाइफ एंड मेडिसिनल प्लांट्स। देखिए हमारे जो पुराण्स हैं, वेद हैं, उनमें किस तरह से फॉरेस्ट को डिपिक्ट किया गया है। उसमें देव को एज ए गॉड, ठीक है, देव डिपिक्ट किया गया है, एज ए सेज, ऋषिज डिपिक्ट किया गया है, वाइल्ड लाइफ डिपिक्ट किया गया है, और औषधि यानी कि मेडिसिनल प्लांट आज के टर्मिनोलॉजी में बात करें तो। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो वेद में दिए गए हैं। ठीक है, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है? तो सबसे पहला है अरण्य। अरण्य यानी कि नेचुरल फॉरेस्ट या विल्डरनेस, मतलब ऐसा फॉरेस्ट जो नेचुरली ओरिजिनेट हुआ हो, उसका ओरिजिन जो है वो नेचुरल है। ठीक है, तो उसको क्या कहा गया है? अरण्य कहा गया है। फिर है वन, यानी कि वुडलैंड और फॉरेस्ट। वन का मतलब होता है मैन मेड। ठीक है, जो वुडलैंड है जिसको प्लांटेशन फॉरेस्ट था, उसको कहा गया है वन। ठीक है, वुडलैंड और फॉरेस्ट। फिर है महावन्य, लार्ज डेंस वर्जिन फॉरेस्ट, जो बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, एक लार्जर एरिया में कवर कर रहा है, उसको कहा गया है महावन्य। ठीक है, फिर है तपोवन, फॉरेस्ट वेयर सेजेस परफॉर्म मेडिटेशन एंड पेनेंस। तपोवन यानी कि तपस्या जहां की जाती थी, जहां पे जो हमारे ऋषि मुनि थे, जहां पे तपस्या जाके करते थे, उसको हम नाम दिया गया तपोवन। ठीक है, फिर है श्रीवन, सेक्रेड ग्रुप डेडिकेटेड टू डिटीज, मतलब जो सेक्रेड ग्रुप्स है आज के टाइम में, हम अगर कंजर्वेशन मेथड जो पढ़ते हैं इनसे टू एक्स2, उसमें एक टर्मिनोलॉजी आता है सेक्रेड ग्रुप्स। तो उस टाइम पे जो लोकल कम्युनिटीज थी जो अपने देवी देवताओं को पूजा करते थे, जिसके तहत वो क्या करते थे? वाइल्ड लाइफ, वहां के फॉरेस्ट, उसकी रक्षा करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर जो फॉरेस्ट था हमारे वेद में, उसको नाम दिया गया था श्रीवन्य। ठीक है, और फिर आता है नेक्स्ट उपवन, गार्डन फॉरेस्ट नियर ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब जो हमारे घर के आसपास में जो गार्डन वगैरह बनाते थे, ठीक है, जो वाटिकाएं होती थी, उसको नाम दिया गया था उपवना। ठीक है, फिर है गोस्ट वन, यानी कि ग्रेजिंग फॉरेस्ट फॉर डोमेस्टिक एनिमल। आज के डेट में हम लोग उसको क्या करते हैं? ग्रेजिंग फॉरेस्ट कहते हैं ना, जहाँ पे फॉरेस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स, स्पेशली एनिमल्स के लिए, ग्रेजिंग के लिए स्पेशली ग्रासलैंड्स होते हैं। ठीक है, रेंज लैंड्स होते हैं, तो उस टाइम पे इसको नाम दिया गया था गोस्ट वन। ठीक है, फिर है मृग वन, मृग यानी कि जनरली मृग का मतलब होता है हिरन। ठीक है, डियर्स। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो दिया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या ऐसे फॉरेस्ट जो रिजर्व्ड हो, जिसमें वाइल्ड लाइफ वगैरह का कंजर्वेशन हो, वाइल्ड एनिमल्स का कंजर्वेशन हो, उसको नाम दिया गया था मृग वन। ठीक है, मृग का मतलब होता है हिरन। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए अब क्या है कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। हमारे एंशिएंट जो इंडियन टेक्स्ट है उसमें फॉरेस्ट को कैसे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ फॉरेस्ट टाइप दे दिया है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसके आज के डेट में हमने उसको किस टर्मिनोलॉजी में
देखते हैं पुराने समय में क्या नाम दिया गया था और अभी प्रेजेंट डे में क्या टर्मिनोलॉजी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा महावन्य। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि डेंस वर्जिन फॉरेस्ट विथ रिच बायोडाइवर्सिटी एंड मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब ऐसा फॉरेस्ट जो बड़ा हो, बहुत बड़ा फॉरेस्ट, वर्जिन फॉरेस्ट यानी कि अनटच्ड। ठीक है, अनटच्ड, वहां पे ह्यूमंस का कोई भी प्रेजेंस नहीं है, बहुत ही अच्छा रिच बायोडाइवर्सिटी है, उसको नाम दिया गया महावन्य। आज के डेट में हम उसको कहते हैं नेचुरल फॉरेस्ट। ठीक है, अभी रिसेंट टर्म में इसको हम नेचुरल फॉरेस्ट नाम देते हैं। फिर है तपोवन, फॉरेस्ट वेयर सेजेस ऋषिस परफॉर्म्ड पेनेंस एंड मेडिटेशन, जहां पे ऋषि मुनि लोग मेडिटेशन करते थे, ठीक है, ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे, ठीक है, उसको बोलते थे हम लोग तपोवन। ठीक है, इसको प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, इसको किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट करना, काटना पीटना, हर तरह से प्रोटेक्टेड था। ठीक है, आज के डेट में उसको कंजर्वेशन और स्पिरिचुअलिटी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, फिर है आपका श्रीवन। ठीक है, श्रीवना यानी कि सेक्रेड ग्रुप्स, वही हमने पहले भी अभी ऊपर डिस्कस किया कि सेक्रेड ग्रुप्स डेडिकेटेड टू गॉड्स एंड गॉडेस, ट्री कटिंग प्रोहिबिटेड, कुछ टैबूज होते थे, कुछ टोटेम्स होते हैं जिसके तहत वो क्या करते थे, किसी पार्टिकुलर एरिया को, वेदर कोई पार्टिकुलर ट्री स्पीसीज हो, पार्टिकुलर एनिमल स्पीसीज हो, या फिर उस फॉरेस्ट के अंदर कोई एक छोटा सा तालाब हो, तो ऐसे जो ग्रुप्स हैं इन लोगों को जो प्रोटेक्शन का काम दिया जाता था। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, श्रीवन ने। और इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी जो आज हम प्रेजेंट डे में, इसी को हम कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन। ठीक है, ओके, फिर है उपवन। उपवन यानी कि गार्डन फॉरेस्ट नियर विलेजेस एंड प्लेसेस यूज्ड फॉर रिक्रिएशन एंड एस्थेटिक। आज के डेट में लास्ट ओल्डेस्ट टाइम में, जो हमारा एंशियंट टाइम है, उस टाइम पे जो उपवन है हमारा गार्डन फॉरेस्ट, अभी हमने डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी, जो हमारे आसपास विलेजेस के आसपास हो। ठीक है, तो जो हम गार्डन के लिए वाटिकाएं जो होती थी उसको हमने नाम दिया था उपवन। ठीक है, आज के डेट में उसको हम क्या कहते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री एंड, ठीक है, और या फिर फार्म फॉरेस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सोशल फॉरेस्ट्री, ये आज के डेट में इनको कहा जाता है। ठीक है, फिर गोश्तवना यानी कि फॉरेस्ट सर्व फॉर कैटल ग्रेजिंग एंड फॉडर। ठीक है, कैटल ग्रेजिंग और फॉडर के लिए जिस फॉरेस्ट को दिया यूज करते थे टर्मिनोलॉजी, उसका नाम था गोश्तवना। और इसका अभी के डेट में सिल्वो पास्चोरल सिस्टम। ठीक है, आज के डेट में एग्रो फॉरेस्ट्री में एक जो स्पेशल टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम क्या नाम देते हैं, सिल्वो पास्चोरल सिस्टम। ओके, फिर वही मृगवना हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जिसको डियर या अदर वाइल्ड एनिमल्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ हो। ठीक है, आज के डेट में उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कॉन्सेप्ट से जानते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब देखिए ये क्या गया है, फॉरेस्ट्स इन रामायणा। रामायण में कैसे फॉरेस्ट को डिपिक्ट किया गया है, हमारा जो माइथोलॉजी है रामायणा, उसमें फॉरेस्ट को कैसे डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, देखिए, द रामायणा कंपोज बाय महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, कंटेन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, देयर इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। मतलब रामायण में भी फॉरेस्ट को क्या है, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि फॉरेस्ट सर्व्ड एज ए हैबिटेट फॉर सेजेस, यानी कि ऋषि मुनि के लिए रहने का जगह था। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, ट्राइबल कम्युनिटीज, एंड फॉर्म द बैकड्रॉप ऑफ श्री रामा 14 ईयर एग्जाइल, जो 14 साल का श्री राम का जो वनवास था, उसका सबसे बेसिक जगह जो था, इस फॉरेस्ट को डिस्क्राइब किया गया है रामायण में। ठीक है, जहां पे उन्होंने अपना पूरा 14 साल वनवास को काटा था। ठीक है, देखिए कौन कौन से मेजर फॉरेस्ट है जो रामायण में मेंशन किए गए हैं, मेजर फॉरेस्ट मेंशन्ड इन रामायणा। तो सबसे पहला जो है वो है दंडकारण्य। ठीक है, जो पहला फॉरेस्ट है दंडकारण्य, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट ऑफ दंडा, यानी कि पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट, ऐसा फॉरेस्ट जहां पे सजाएं दी जाती थी, पनिशमेंट दिया जाता था। ठीक है, ये वन ऑफ द, इसका की फीचर्स क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट डिस्क्राइब्ड इन द रामायणा। ठीक है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट है रामायण का। ओके, ठीक है, चलिए, और इसको जो अभी के प्रेजेंट डे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ये किस किस पर्टिकुलर स्टेट में एक्सटेंडेड है, तो छत्तीसगढ़,
पार्टिकुलरली जो बस्तर रीजन है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, बस्तर रीजन जो है वहां पे एक्सटेंडेड है, देन उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड सम पार्ट्स ऑफ दी मध्य प्रदेश। प्रेजेंट डे सिनेरियो में ये इन पार्टिकुलर स्टेट्स में एक्सटेंडेड है, ये रीजन दंडकारण्य जो है प्रेजेंट है। ओके, अब डोमिनेटेड बाय डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, किस टाइप के फॉरेस्ट हैं अभी के सिनेरियो से देखा जाए तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रिच इन वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग डियर, एलिफेंट, टाइगर, बेयर्स एंड बर्ड्स, ये तो ठीक है कॉमन पॉइंट्स हैं। देन हैबिटेट ऑफ सेजेस, रीजी एज वेल एज राक्षसा। देखिए ये जो दंडकारण्य है ना, फॉरेस्ट ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, ये दंडक वन, इसको लैंड ऑफ डीमन यानी कि राक्षसों का भी घर कहा जाता था, ठीक है। ओके, तो यहाँ राक्षस भी रहते थे। ओके, लॉर्ड राम, माता सीता एंड लक्ष्मण स्पेंड मेजोरिटी ऑफ द पार्ट देयर ऑफ देयर एग्जाइल हियर, ठीक है, यानी कि इनका जो 14 साल का वनवास था उसमें 13 साल इन्होंने इसी पार्टिकुलर एरिया में दंडक वन में ही गुजारे थे, ठीक है। चलिए दूसरा जो फॉरेस्ट का यहाँ जिक्र किया गया है रामायण में वो है चित्रकूट फॉरेस्ट, ठीक है। अब इसके की फीचर्स क्या है? लोकेटेड नियर द विंध्या हिल्स, अभी के डेट में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो रीजन है, उत्तर प्रदेश और मध्य यूपी एंड एमपी वाला जो रीजन है विंध्या हिल्स में, उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है अभी के डेट में ये चित्रकूट फॉरेस्ट, ठीक है। फेमस फॉर सीनिक हिल्स, रिवर एंड डेंस फॉरेस्ट। श्री रामा एंड माता सीता एंड लक्ष्मण स्पेंड इनिशियल ईयर ऑफ एक्साइल ईयर, यानी कि अपने वनवास का जो शुरुआती दौर था, स्टार्टिंग वाला फेज था, उन्होंने यहाँ पे काटा था। रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड विथ न्यूमरस हर्मिटेजेस, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये विंध्या हिल्स में प्रेजेंट है और यूपी और एमपी वाला रीजन कवर करता है चित्रकूट फॉरेस्ट, ठीक है। फिर जो तीसरे टाइप का फॉरेस्ट को जिक्र किया गया है रामायण में वो है पंचवटी, जिसका मतलब है प्लेसेस ऑफ 5 सेक्रेड ट्रीज। ओके, प्लेसेस ऑफ 5 सेक्रेड ट्रीज, ठीक। उसके बाद इसके जो की फीचर्स हैं, लोकेटेड नियर द प्रेजेंट डे में अभी नासिक, महाराष्ट्र, ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर के पास में लोकेटेड है नासिक और महाराष्ट्र में, ठीक है। पंचवटी का क्या मतलब था? पंचवटी का मतलब था 5 ट्रीज, ठीक है, 5 स्पेसिफिक ट्रीज को रेफर्स किया गया था, जिसमें पीपल, बेल, बनियान, आंवला और अशोक को रखा गया था, ठीक है। फाइकस रिलीजियोसा, एग्ले मार्मेलोस, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइलेंथस एम्प्लिका एंड साराका सोका अभी। ओके, तो इन ट्री स्पीसीज को रखा, ये 5 पंचवटी में ये 5 ट्री स्पीसीज आते थे। कई जगह अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे 5 जो बनियान ट्री हैं उसके बारे में भी जिक्र किया गया है, बट ऑथेंटिक जो है वो ये 5 ट्री स्पीसीज हैं, ठीक है। और ये जो 5 ट्री स्पीसीज है ना, इसमें इनका प्लांटेशन का लोकेशन भी डिपिक्ट किया गया है पंचवटी में ही। जैसे क्या था आपका, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, साउथ, उसके बाद ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ में जिसको प्लांट किया गया है वो है आपका बेल, ठीक है, एग्ले मार्मेलोस। ओके, देन ईस्ट में जिसको प्लांट करने के लिए बताया गया है पंचवटी के टाइम पे जो फॉरेस्ट है उसमें ये है पीपल, ठीक है, पीपल। फिर साउथ में जिसको रखा गया है वो है आंवला, साउथ में, ठीक है। और वेस्ट में जिसको रखा गया है वो है बनियान ट्री, ठीक है, बनियान ट्री। अब एक बच जाता है अशोक, अशोक को रखा गया है साउथ और नॉर्थ के बीच में, जिसको हम अग्नि कोण कहते हैं, ठीक है, अग्नि कोण कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह पे रखा गया है अशोक को। तो ये सब बताया गया है हमारे रामायण के टाइम में कि जो पंचवटी था उस पर्टिकुलर एरिया पे किस 5 स्पेसिफिक ट्री को लिया गया था, किसकी ट्री स्पीसीज प्रेजेंट थे, जिसको जिक्र किया गया है हमारे पंचवटी में रामायण में। फिर इसका प्लांटेशन का लोकेशन कहाँ कहाँ रखा गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे। अभी देखिए यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री नया है, तो क्या है कि किसी भी पैटर्न पे क्वेश्चन इन फ्यूचर आ सकते हैं, ठीक है। देन पंचवटी रिप्रेजेंट एन एंशिएंट एग्जांपल ऑफ सेक्रेड ग्रुप एंड रिपेरियन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो सेक्रेड ग्रुप्स है उसको और रिपेरियन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट करता है पंचवटी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो फॉरेस्ट को
इंक्लूड किया गया था रामायण में वो है किष्किंधा फॉरेस्ट। ठीक है, किष्किंधा फॉरेस्ट लोकेटेड अराउंड द हम्पी, कर्नाटका में अभी के प्रेजेंट टाइम पे जो कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है। कैरेक्टराइज बाय रॉकी हिल्स, फॉरेस्ट, केव्स एंड रिवर वैलीज। ये सुग्रीव और हनुमान जी का किंगडम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पिटने के बाद सुग्रीव जी कहाँ रुके थे, यहीं रुके थे ना, तो किष्किंधा जिसका नाम पड़ा था। ठीक है, फिर रिच हैबिटेट फॉर मंकीज एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। ओके, यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत अच्छी डाइवर्सिटी है। मेन जो इसमें आपको पॉइंट याद करना है कि जो जिस फॉरेस्ट का हमारे रामायण में डिपिक्ट किया गया है, उस फॉरेस्ट को इन प्रेजेंट डे किस पर्टिकुलर एरिया में इंडिया का, स्टेट्स हो चाहे कोई एक पर्टिकुलर टाउन सिटी हो, कहाँ पे रखा गया है, मतलब प्रेजेंट है, इन प्रेजेंट डे सिनेरियो। तो किष्किंधा फॉरेस्ट जो है वो हम्पी कर्नाटका में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर है आपका पांचवा जो जिक्र किया गया है वो है अशोक वाटिका। ठीक है, अशोक वाटिका जिसको हम रॉयल गार्डन लोग अभी उस टाइम पे ये लंका में था, प्रेजेंट डे में ये श्रीलंका हो गया है। ठीक है, प्लेसेस जहां पे माता सीता को रखा गया था। ठीक है, डोमिनेटेड बाय अशोका सारका, अशोका जो ट्री है और ऑर्नामेंटल वेजिटेशन है वो डोमिनेटेड है। ठीक है, रिप्रेजेंट एंशियंट बोटेनिकल गार्डन एंड रॉयल गार्डन फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए कि किस माइथोलॉजी में या फिर इन रामायण माइथोलॉजी कौन सा जो है एंशियंट रॉयल बोटेनिकल गार्डन का जिक्र किया गया है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया हो, एक ऑप्शन अशोक वाटिका होगा। ठीक है, तो उस अशोक वाटिका जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन है आपका अशोक वाटिका इज एन एग्जांपल ऑफ मैनेज्ड ऑर्नामेंटल फॉरेस्ट रादर देन ए नेचुरल फॉरेस्ट। यस, तो इस टाइप से मेंशन किया गया है हमारे जितने भी फॉरेस्ट टाइप्स हैं उसको रामायण में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे बात करें तो यस, रामायण के बाद हमारा आता है महाभारत, कि महाभारत में किस तरह से फॉरेस्ट को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं महाभारत में कैसे मेंशन किया गया है। ओके, देखिए, द महाभारत अट्रिब्यूटेड टू महर्षि वेद व्यास, वेद व्यास ने लिखा। ठीक है, कंटेन्स न्यूमरस रेफरेंस टू फॉरेस्ट सेंटर। देखिए, ये तो सिंपल है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्या क्या मेजर फॉरेस्ट है महाभारत में मेंशन किया हुआ, उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, महाभारत में किस किस टाइप के फॉरेस्ट को मेंशन किया गया है, तो सबसे काम्यक वन है, सबसे पहला जो है वो काम्यक वन है। ठीक है, इसका की फीचर्स क्या है, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, प्रेजेंट डे सिनेरियो में सरस्वती रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। द पांडवाज स्पेंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर 12 ईयर एग्जाइल हियर, पांडव को जो मिला था 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। ठीक है, तो जो 12 साल का वनवास था उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम इन्होंने ये काम्यक वन में ही गुजारा था पांडव ने। ठीक है, काम्यक फॉरेस्ट सिंबलाइजेज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, वाइल्ड लाइफ एंड सेजेस। तो पहला जो हमारा कोएग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग है, जो हम अभी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कोएग्जिस्टिंग ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, वो कहां से शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुआ था काम्यक वन से। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो यूज किया गया है टर्मिनोलॉजी वो है द्वैत वन। ठीक है, द्वैत वन क्या है कि अनदर मेजर फॉरेस्ट जहां पे पांडव ने अपने वनवास के टाइम पे गुजारा था। ठीक है, इट वाज लोकेटेड जस्ट साउथ ऑफ काम्यक फॉरेस्ट, काम्यक से दक्षिण की ओर था, एंड अलोंग द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर, ये भी सरस्वती रिवर के बैंक में ही था। प्लेसिंग इट ऑन द साउथ वेस्टर्न आउटस्कॉट ऑफ एंशिएंट किंगडम कुरु, जो कुरु किंगडम है उसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड था ये, और इन प्रेजेंट डे हरियाणा और राजस्थान रीजन, जो हरियाणा और राजस्थान रीजन का कुछ पार्ट है, उस जगह पे ये फॉरेस्ट लोकेटेड था प्रेजेंट डे सिनेरियो की बात करें तो। ठीक है, कौन सा फॉरेस्ट, तो द्वैत वन। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द्वैत वन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मिक्स्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम सपोर्टिंग बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। द्वैत यानी कि 2 टाइप का फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि मिक्स्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम जिसमें टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी भी प्रेजेंट है। ठीक, अब तीसरा जो फॉरेस्ट को जिक्र किया गया है महाभारत में वो है आपका खांडव वन। ठीक है, खांडव वन, खांडव फॉरेस्ट। इसके की फीचर्स, ये
अभी प्रेजेंट डे सिनेरियो में दिल्ली और हरियाणा के रीजन में सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली और हरियाणा के रीजन में। अ वास्ट फॉरेस्ट इन्वेटेड बाय डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना एंड द नागा कम्युनिटी। नागा कम्युनिटी इस टाइप के फॉरेस्ट में सिचुएटेड थे, रहते थे, ठीक है। बर्न्ड बाय लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना टू हेल्प अग्नि द फायर गॉड। जो लॉर्ड कृष्ण भगवान थे और अर्जुन, उन्होंने मिलकर इस फॉरेस्ट में आग लगाई थी ताकि जो अग्नि देवी है वो इस फॉरेस्ट को कंज्यूम कर सके, ठीक है। और कंज्यूम के बाद जो पूरा जब फॉरेस्ट क्लियर हो गया, एक सिर्फ लैंड मास बच गया, किसी भी तरह का वेजिटेशन का वहां पे एग्जिस्टेंस नहीं था, तो फिर वहां पे इंद्रप्रस्थ जो कैपिटल सिटी था उसका एस्टेब्लिशमेंट वहां पे हुआ, ठीक है, कुरु किंगडम का। ओके, अब इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कैसे है हमारे फॉरेस्ट्री में, तो देखते हैं। देखिए, कंसीडर वन ऑफ द अर्लीस्ट लिटरेरी एग्जांपल्स ऑफ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंजेस इन शॉर्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। इन शॉर्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हैं कि लार्ज अर्लीस्ट एग्जांपल है अपना लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज का। खांडवा फॉरेस्ट इज ऑफन साइटेड एज एन अर्ली एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए यही एंशिएंट टाइम से स्टार्ट हुआ था। कब? महाभारत के टाइम पे, ठीक। फिर है नैमिषारण्य। चौथा जो है वो है नैमिषारण्य वन, ठीक है। अभी के डेट में ये कहाँ लोकेटेड है? ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है, यूपी में लोकेटेड है। वन ऑफ द होलीस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया। यहीं पे हमारा कुंभ मेला जो लगता है, ठीक है, कुंभ मेला जो होता है अभी के डेट में। अभी तो फॉरेस्ट क्लियर हो गया है, बट अगर प्रेजेंट डे सिनेरियो में देखे तो इस जगह पे लोकेटेड था, ठीक है। सेंटर फॉर वैदिक लर्निंग, सैक्रिफाइसेस एंड फिलोसॉफिकल डिस्कशन। नैमिषारण्य इज रिगार्डेड एज एंशिएंट सेक्रेट फॉरेस्ट डेडिकेटेड टू लर्निंग एंड कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि फॉरेस्ट्री को अर्थशास्त्र में कैसे डिपिक्ट किया गया है, ठीक है, 300 बीसी के टाइम पे। तो अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, 300 बीसी, इज रिगार्डेड एज फर्स्ट सिस्टमेटिक ट्रीटीज ऑन फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया। मतलब जो सिस्टमैटिक तरीके से फॉरेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उस फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है, कहां पे डिपिक्ट किया गया था? तो अर्थशास्त्र में, जिसको लिखा गया था कौटिल्य चाणक्य के द्वारा अराउंड 300 बीसी, ठीक है। उसमें हम फॉरेस्ट को बहुत ही अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब किया गया है। कैसे डिस्क्राइब किया गया है? उसका ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, फिर उसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, ठीक है, ये सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है। और इस टाइम पीरियड पे जब अर्थशास्त्र लिखा गया था, तो उस टाइम पे किसका कौन सा जो मेजर एडमिनिस्ट्रेशन था? तो मौर्यन एम्पायर जो था, ठीक है, मौर्य एम्पायर था उस टाइम पे जब अर्थशास्त्र लिखा गया था। तो उस मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में इसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ओके, अब क्या क्या प्रोविजन है, मेजर फॉरेस्ट्री प्रोविजंस इन अर्थशास्त्र? तो सबसे पहला है फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अपॉइंटमेंट होगा एक फॉरेस्ट ऑफिसर्स का। आज हम फॉरेस्ट ऑफिसर्स कहते हैं, उस टाइम पे हम उनको कहते थे कुप्यध्यक्षा, ठीक है, कुप्यध्यक्षा, जो सुपरवाइज करता था फॉरेस्ट रिसोर्सेस को, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड एक्सट्रैक्शन, कैसे फॉरेस्ट का प्रोडक्ट हो निकलेगा, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेट ओन्ड फॉरेस्ट, ठीक है, इन सबको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया अर्थशास्त्र में अंडर फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर अर्थशास्त्र में ही फॉरेस्ट रेवेन्यू के बारे में भी जिक्र किया गया है, ठीक है। फॉरेस्ट वी आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू। फॉरेस्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स स्टेट रेवेन्यू का माना गया था मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, ठीक है। देन रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम, किस किस से रेवेन्यू कलेक्ट होता था? टिम्बर, बैम्बू, मेडिसिनल प्लांट, हनी, लैक, गम, रेजिन्स, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स। मतलब आज के डेट में जिसको हम NWFP के नाम से जानते हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड है विथ इंक्लूजन ऑफ टिम्बर, ठीक है। तो फॉरेस्ट का रेवेन्यू इससे जनरेट किया जाता मौर्यन एम्पायर में, जो जैसा बताया गया है अर्थशास्त्र में, ठीक है।
अर्थशास्त्र में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का भी डिपिक्शन है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल वाइल्ड लाइफ स्पेशली एलिफेंट्स, ठीक है, स्पेशली एलिफेंट्स का डिपिक्शन है, पेनाल्टीज फॉर इलीगल हंटिंग इन प्रोटेक्टेड एरिया, रेगुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यूज बाई, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का भी डिपिक्शन है। एलिफेंट का जैसे बताया गया तो स्पेशल प्रोविजन, मतलब स्पेशल जो फोकस है एलिफेंट के कंजर्वेशन पे, क्योंकि हाथी वगैरह जो है उस टाइम पे बहुत ही बड़े जानवर होते थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे, जिनका पुराने समय में युद्ध वगैरह में भी किया जाता था इस्तेमाल, ठीक है। तो एलिफेंट को बहुत ही ज्यादा कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड एलिफेंट फॉरेस्ट, जिसको हम हस्तीवन के नाम से जानते थे, कंजर्वेशन एंड कैप्चर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट फॉर मिलिट्री पर्पस, वही बताया मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट हैबिटेट, एलिफेंट के हैबिटेट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन दिया गया था, ठीक है। अर्थशास्त्र में ही फिर रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में भी जिक्र किया गया है, जिसमें है सर्टेन फॉरेस्ट वेयर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर स्टेट पर्पस के लिए, अनऑथराइज्ड फेलिंग, ग्रेजिंग, हंटिंग, इंक्रोचमेंट एंड अट्रैक्टेड पेनल्टीज, मतलब जो अगर आप अनऑथराइज्ड इलिसिट फेलिंग कर रहे हैं या ग्रेजिंग करवा रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो आपको पेनल्टीज या जुर्माना या फिर जो भी सजा है आपको वो मिलेगा, ठीक है। रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, मतलब अर्थशास्त्र जो है उसी में रिजर्व फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो रिजर्व फॉरेस्ट का किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, ये कॉन्सेप्ट भी लाया गया था, ठीक है। अब देखिए क्या क्या टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो है मेंशन किया गया है हमारे अर्थशास्त्र में। तो देखिए सबसे पहले हस्तीवन, जिसको फॉरेस्ट रिजर्व फॉर एलिफेंट्स एंड एलिफेंट्स कैप्चर, जहां पे एलिफेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता था, वहीं से मिलिट्री पर्पस के एलिफेंट को कैप्चर भी किया जाता था, ठीक है, जिसको हम मॉडर्न डे में एलिफेंट रिजर्व्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर है द्रव्य वन, फॉरेस्ट मैनेज फॉर टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट, बैम्बू एंड अदर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब ऐसा फॉरेस्ट जहां पे टिम्बर और मेडिसिनल प्लांट, बैम्बू या जो भी हम फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, उसको मेंशन किया गया, जिसका नाम दिया गया था द्रव्य वना, ठीक है। और मॉडर्न डे में अगर देखा जाए तो उसको हम प्रोडक्शन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर है अभय वना, अभय वना को क्या नाम दिया गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वेयर वाइल्ड लाइफ वाज सेफ गार्डेड फ्रॉम हंटिंग, ठीक है, ऐसा फॉरेस्ट जहां पे वाइल्ड लाइफ वगैरह का कंजर्वेशन किया जाता था। इन मॉडर्न डे सिनेरियो हम इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क वगैरह वगैरह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट जो अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इन एज ए हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में हमारा ये फॉरेस्ट्री को इस तरह से कुछ डिपिक्ट किया गया है। देखिए इसमें और भी चीजें हैं जो अलग अलग एम्पायर में, मौर्यन एम्पायर में कैसे किया गया था, मतलब अलग अलग जो भी हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आए तो डिपिक्ट किया गया, बट आई डोंट थिंक कि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेजर जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसी के बाद से जो नेक्स्ट हमारा फॉरेस्ट को जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वो है अपना हमारा ब्रिटिश पीरियड, जो 1757 से 1947 तक, ठीक है, ये ब्रिटिश पीरियड, और यही है मार्क द बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन इंडिया। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का शुरुआत यही ब्रिटिश पीरियड का टाइम पे इंडिया में स्टार्ट हुआ था। हालांकि ब्रिटिश जो पीरियड है इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। जब फॉरेस्ट पॉलिसी वाला जो रीजन है, कैसे पहला हमारा इंडिया में फॉरेस्ट का कंजर्वेशन का स्टार्ट हुआ, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, कैसे हमारे यहाँ इंस्पेक्टर जनरल को बनाया गया, डायरेक्टर ब्रांडिस को फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया, ठीक है। सारे हमारे जो फॉरेस्ट रिलेटेड कंजर्वेशन एक्ट्स हैं, जितने भी हमारे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज हैं, इन एक्ट हैं, या फिर हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, ये सबको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जो हमारा ब्रिटिश पीरियड को कवर करेगा पूरा, ठीक है। तब तक हमारा हिस्ट्री का जो था ये पोर्शन कवर्ड है, ओके। आई होप कि ये आपको वीडियो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया होगा कि किस तरह से हिस्ट्री में हमारे फॉरेस्ट को डिस्कस किया गया है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम, आई थिंक हमारा नेक्स्ट क्लास जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और ये सब है, तो आई विल ट्राई टू कवर दोज पर्टिकुलर एरिया
ठीक है, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमको भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स एटलीस्ट लेकर आऊं जो हर फॉरेस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके, ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।